हेलो दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज में पावर सिस्टम एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसके बाद हम आज कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को हम इस प्रकार से मॉडल कर सकते हैं जिसमें रजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में होगा और कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस ये पैरेलल होगा, यानी कि शंट में होगा। तो इस टाइप से हम ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल कर सकते हैं। आपने नेटवर्क में एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। लम्प्ड एलिमेंट का मतलब क्या है? ऐसा एलिमेंट जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो होगा लम्प्ड एलिमेंट। जैसे कि आप फिजिकली रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर देखा ही होगा। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में जो एलिमेंट होता है वो फिजिकल अवेलेबल नहीं होता, वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि वो सभी कंबाइन रूप में होते हैं। तो इस वजह से हम ट्रांसमिशन लाइन में उन जितना भी एलिमेंट है उसको हमें सेग्रीगेट करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर पाएँ। तो आगे देखते हैं कि ये आखिर आता कहाँ से है। तो सबसे पहला है रजिस्टेंस। हमें कैसे पता चला कि किसी कंडक्टर में या फिर किसी ट्रांसमिशन लाइन में रजिस्टेंस का प्रॉपर्टी शो कर रहा है? तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है हीट। चूँकि ट्रांसमिशन लाइन जो है करंट कैरी करता है, तो करंट कैरी करता है तो वो एक हीट जनरेट करता है। और जैसा कि हमने नेटवर्क में पढ़ा है कि हीट कौन सा एलिमेंट जनरेट करता है, और वो है रजिस्टर। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में एक रजिस्टर का एलिमेंट मिलेगा। और दूसरा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कैसे पता चलेगा कि हमें कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी है? तो उसका बेहतर मेथड है कि वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तीसरा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जैसे कि आपको पता है कि उसमें दो प्लेट होता है, एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, ये दोनों प्लेट मिलके कैपेसिटेंस बनाता है, और बीच में जो मीडियम होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ट्रांसमिशन लाइन में भी दो कंडक्टर जो होता है उनके बीच का जो मीडियम है वो एयर है, और ये जो कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, वो एक तरह का दो प्लेट की तरह काम करता है। तो इस प्रकार ये कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चौथा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो लीकेज करंट की वजह से आता है। जैसे कि आपने ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे, एक जो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर जिससे जाता है और जो जिसके सहारे कंडक्टर सपोर्ट लेता है वो इंसुलेटर होता है, और इस इंसुलेटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कंडक्टर होता है। तो इस इंसुलेटर के थ्रू कुछ मात्रा में करंट फ्लो होते हुए टावर बॉडी के द्वारा ग्राउंड हो जाता है। तो इसकी वजह से भी कुछ पावर लॉस होता है, और ये इसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम रजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे दो लाइन लेते हैं जिसमें एक फेस और दूसरा न्यूट्रल है। तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इस फेस कंडक्टर का रेजिस्टेंस और अर्थ का रेजिस्टेंस, मतलब अर्थ कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम मिला के टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इस फेस कंडक्टर के
रेजिस्टेंस के बराबर होगा। आपने कभी सोचा है कि अर्थ का रेजिस्टेंस जीरो क्यों होता है? आपको रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला पता ही होगा कि R इक्वल टू रो L बाई ए, जहाँ पे ए आपका एरिया होता है। तो हमारा अर्थ का रेडियस कितना होता है? ये होता है लगभग 6400 किलोमीटर। तो ये जो रेडियस है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम जो एरिया निकालेंगे वो भी बहुत ज़्यादा होगा और वो लगभग इन्फिनाइट के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम जब इस वैल्यू में एरिया का वैल्यू रखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू लगभग जीरो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस, अर्थ का रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि किसी भी दो कंडक्टर का, यानी कि टू वायर सिस्टम का रेजिस्टेंस आर होता है, मतलब जो सिंगल कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसके बराबर होगा वो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू लेमडा बाई आई, जहाँ पे लेमडा जो है फ्लक्स लिंकेज है। और एक आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा डी लेमडा बाय एन डी फाई, जहाँ पे एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है और फाई जो है फ्लक्स है। और एक तीसरा फॉर्मूला है आपका फाई निकालने का, या तो आप फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस बोल सकते हैं, जहाँ पे बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, या फिर डी फाई बाय डी एस बोल सकते हैं। और अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है बी के लिए, बी इक्वल टू म्यू एच, जहाँ पे एच आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और म्यू आपका परमिबिलिटी है। किसी भी कंडक्टर में दो टाइप का इंडक्टेंस होता है, एक होता है आपका इंटरनल इंडक्टेंस और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल इंडक्टेंस। इंटरनल इंडक्टेंस जो है कंडक्टर के अंदर का फ्लक्स लिंकेज की वजह से आता है, और एक्सटर्नल इंडक्टेंस कंडक्टर के आउटसाइड के फ्लक्स लिंकेज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन। हम एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं जिसका रेडियस r है, और ये जो एक लूप बनाया है इसका रेडियस x है। ये जो लूप बना है इसको हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं। आपने EMT में एम्पीरियन लूप के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आप एम्पीरियन लॉ भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ से एक करंट डेंसिटी निकालेंगे। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू J इक्वल टू आई बाय ए। करंट डेंसिटी का मतलब है कि आपका प्रत्येक एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एक सर्कल को फॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से J इक्वल टू आई बाय पाई आर स्क्वायर होगा। और जो एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप में जो करंट फ्लो होगा वो J इंटू ये जो एम्पीरियन लूप है उसका सर्कल होगा। तो एम्पीरियन लूप का रेडियस क्या है? x। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इस एम्पीरियन लूप का एरिया पाई एक्स स्क्वायर होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस J का फॉर्मूला, यहाँ का J का फॉर्मूला यहाँ रखेंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पाई कैंसिल कर देगा और बचेगा अपना I इंटू एक्स बाय आर का होल स्क्वायर। तो ये आपका इस एम्पीरियन लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट हम निकालेंगे एम्पीरियन लॉ से इस H का वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एम्पीरियन लॉ के अनुसार किसी भी कंडक्टर का या किसी भी लूप का जो करंट होगा वो उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। मतलब कि
इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी एल इक्वल टू आई लूप। चूँकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है वो कंडक्टर के सभी एरिया में बराबर होता है, तो इस प्रकार से आप इसको हम कांस्टेंट की तरह लिख सकते हैं। तो एच एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू आई लूप। चूँकि हमारा लूप जो है एक्स को डिनोट कर रहा है ना, हमारा जो लूप बनाए थे, अंदर में जो लूप बना था वो एक्स है उसका रेडियस, तो हम इस एरिया के बारे में ही हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम dx के टर्म में इसको लिख सकते हैं, यहाँ से dl से dx। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक तरह का वो सरकमफेरेंस को डिनोट करेगा। तो इस प्रकार एच एक्स इंटू टू पाई एक्स इक्वल टू आई लूप मिल जाएगा, और आपका एच एक्स इक्वल टू आई लूप बाय टू पाई एक्स यहाँ से मिल जाएगा। जब हम आई लूप, हमने शुरू में आई लूप का फॉर्मूला ये जो कैलकुलेट किए थे, ये आई लूप है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एच का एक वैल्यू मिल जाएगा, आई बाय टू पाई आर स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हमारा वहाँ से फॉर्मूला हम शुरू में देखे थे कि बी एक्स इक्वल टू म्यू एच एक्स है। चूँकि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है, और हम जो जिस कंडक्टर का स्टडी कर रहे हैं वो उसमें मेनली एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, तो एल्यूमिनियम के लिए म्यू आर का वैल्यू लगभग 1 होता है। तो इस प्रकार से हम म्यू को म्यू नॉट लिख सकते हैं अभी। तो हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे इस एच का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके, तो हमें बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अब हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का कि डी फाई इक्वल टू बी डी एक्स, जैसा कि हम शुरू में जो फॉर्मूला देखे थे वहाँ से। तो हम ये बी एक्स का वैल्यू हम इस यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फाई का वैल्यू मतलब फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा, उस एम्पीरियन लूप में फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और हमारा फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू एन डी फाई एक्स, और ये फ्लक्स लिंकेज सिर्फ उस एम्पीरियन लूप का है, तो हम इस डी फाई का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। और हम नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, चूँकि हमारा जो कंडक्टर है उसको हम 1 टर्न्स मानेंगे, ठीक है, तो हमारा जो एम्पीरियन लूप है उसका टर्न्स क्या होगा, तो हम यहाँ पे रेशियो का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका 1 टर्न जो है, आपने उस डायग्राम को देखा होगा, उसमें क्या है कि एक मेन सर्कल है और एक दूसरा है एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप का रेडियस एक्स है और मेन कंडक्टर का रेडियस आर है, तो हम 1 टर्न को आर रेडियस बोल रहे हैं, तो हम एक्स रेडियस के लिए हमारा कितना टर्न्स होगा, तो सिंपल है, ये रेशियो है, मतलब कि पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मिलेगा, ये है इस एम्पीरियन लूप का नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन दोनों को अपना डी फ्लक्स का वैल्यू और नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपका एन है, इस एन एक्स मतलब कि एम्पीरियन लूप का नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा। तो फ्लक्स लिंकेज हमारे पास आया, इसको सॉल्व करने के बाद म्यू नॉट आई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू पाई आर का पावर 4 इंटू डी एक्स। अब हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना है, चूँकि ये जो डी लैम्डा एक्स है ये एम्पीरियन लूप का फ्लक्स लिंकेज शो कर रहा है। तो हमें पूरा कंडक्टर का पूरे रेडियस का मतलब पूरे कंडक्टर के यदि फ्लक्स लिंकेज निकालना होगा तो हमें सेंटर से इसके रेडियस तक हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने पे हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना कि हम किसी भी
ऑब्जेक्ट का एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा एरिया लेते हैं और उसको उस पूरे एरिया में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे हमें पूरे रेडियस का एरिया निकालने के लिए 0 से r तक इस लैम्डा एक्स को डी लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएगा और वो वैल्यू होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई। तो इसका वैल्यू हम जब हमारा मेन फॉर्मूला L इक्वल टू लेमडा आई में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई और इसका यूनिट होगा हेनरी पर मीटर। आप यूनिट को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आया है ये इंटरनल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है और जब हम इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.05 मीटर मिली हेनरी पर किलोमीटर आएगा। तो ये हमारा इंटरनल इंडक्टेंस का टोटल फॉर्मूला है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंटरनल इंडक्टेंस है ये डायामीटर या फिर बोलना चाहिए कि कंडक्टर का रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे किसी कंडक्टर का रेडियस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका जो इंटरनल इंडक्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। आगे हम इसके बेसिस पे कुछ सवाल हल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तब आप पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और यदि आपको कुछ भी डाउट होगा तो हमें आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।